So in previous class we have discussed the effect of intensity of light on photoelectric current and effect of potential, right? So and we understood the concept of what is stopping potential. So stopping potential वो potential जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी वाले एमिटेड इलेक्ट्रॉन को रोका जा सके। जो भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के थ्रू एमिट होता है, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और उनकी रेंज 0 से लेकर के कुछ भी मैक्सिमम तक हो सकती है। इन सभी रेंज के बीच में जब हम पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं तो मिनिमम वाले तो पहले ही रिपल्शन के कारण रुक जाएंगे, लेकिन हमें फाइनली अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करना है तो तभी जीरो होगा जब लास्ट वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आ जाए जो सबसे मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा हो। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बेस पे डिफाइन करते हैं कि दैट मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी और हैविंग द मैक्सिमम एनर्जी विल बी स्टॉप, दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड व्हाट इज सैचुरेशन करंट? सैचुरेशन वो करंट है जो हमने देखा कि 0 से मैक्सिमम तक के सभी इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, तो अब मुझे मिनिमम वाले इलेक्ट्रॉन को भी मैक्सिमम तक पहुंचाना है, तो उससे ऊपर वाले तो अपने आप ही मैक्सिमम पर आ ही जाएंगे और एक मैक्सिमम लेवल से ज्यादा किसी की भी स्पीड और उसी के रेस्पेक्ट में किसी की भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेवल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम एनोड के पोटेंशियल को जैसे जैसे पॉजिटिव करते जाएं वैसे वैसे सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ना चालू होगी, क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर एंड मोर एंड मोर। तो जो पहले ही हायर एनर्जी रख रहे थे उनकी एनर्जी तो तुरंत अचीव हो जाएगी, उसके बाद वो कांस्टेंट रेट से ही ट्रांसफर होंगे। लेकिन जो मिनिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई लेकिन सफिशिएंटली इंक्रीज नहीं हुई, तो फिर हम एनोड पोटेंशियल को और इंक्रीज करते और फिर उनको मैक्सिमम पहुंचाते। तो अब जब लास्ट इलेक्ट्रॉन की भी, लास्ट मिनिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी होगी, तब हमें सैचुरेशन करंट मिल जाएगी। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे एक साथ सभी के सभी पहुंच रहे होंगे, तो पर सेकेंड जो मोशन है दैट विल बी कांस्टेंट। तो ये है सैचुरेशन करंट का कॉन्सेप्ट। इसी बेस पर हमने अभी तक के फेनोमेनन डिस्कस किए थे। अभी आज देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तो अब ध्यान रखिए दो चीजें जो मैंने शायद पहले भी डिस्कस करी थी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का काम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का काम है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना, टू एमिट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि कितने। लेकिन इसकी ये एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी, इसके हर एक लाइट के पास दो चीजें जरूर होगी। अगर ये कोई लाइट है, लाइट रे है, तो यहां पर इसके कुछ वाइब्रेशंस जरूर होंगे, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो ये लाइट रे तो कहलाई इसकी इंटेंसिटी, इसकी ब्राइटनेस लेवल, और ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स किस तरीके से कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस पर सेकेंड, वो कहला रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो दोनों चीज एसोसिएटेड हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि ये माइंड में एज्यूम कर रहे हैं कि इसके पास ऑलरेडी जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी की वो फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट वर्क फंक्शन से ज्यादा ही है ताकि इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाए। तो जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट माइंड के अंदर समझ के पहले ही रखेंगे कि ऐसी लाइट ले रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा चल रही। तो वो सभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी अब कुछ भी हो, लेकिन वो हर एक की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वर्क फंक्शन से ज्यादा वो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे, तो हर एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का काम क्या है? टोटल टू एमिट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक इंटेंसिटी अगर यहां पर गिरी है तो इस एक जगह पर जहां पर वो इंसिडेंट हो रही है वहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी लाइट यहां पर गिरी तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे जितने पॉइंट्स पर लाइट इंसिडेंट होगी उतने पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। तो ये तो है इसका मीनिंग क्या, एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मीनिंग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले
इन सब की अलग अलग एनर्जी होगी और वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी का बेसिक काम क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी टू एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है एक तरह से ड्यूरिंग द एमिशन ही हो रहा है ये। तो अब अगर मान लीजिए ये 60 हर्ट्ज की लाइट है, ये यहां पर मैं मान लीजिए 30 हर्ट्ज की लाइट से दे देता हूं। 30 हर्ट्ज का मतलब वाइब्रेशंस कम, फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा वेवलेंथ, तो ये ज्यादा गैप बना दिया मैंने। और ये तो ये मान ली मैंने 30 हर्ट्ज की, और ये थर्ड है, लेट सपोज ये मान लिया मैंने 20 हर्ट्ज की। ठीक है, इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी बनाऊं तो ऐसी बना देता हूं ये, लेट सपोज। और एक और पॉइंट ले लेता हूं समझाने के लिए आपको। सो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, या फर्स्ट इसको बोल ही रखा है, सेकंड, थर्ड, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट है और इसको पॉइंट डी बोल देते हैं। और यहां पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कुछ इस तरह की है। इसका मतलब लेट सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ क्योंकि सबसे ज्यादा है, ये 10 हर्ट्ज की। अब समझने के लिए हम क्या समझे यहां पर कि हर एक लाइट, पहली चीज तो ये समझ में आई गया होगा कि हर एक इंटेंसिटी, एक लाइट की रे का मतलब आप समझ लीजिए कि एक इंटेंसिटी, एक लाइट रे मैक्सिमम या मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है? एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकती है अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो। दूसरा कॉन्सेप्ट अब समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि लेट सपोज 1 हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में हमें 1 जूल एनर्जी मिल रही है। 1 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी समझने के लिए सिर्फ 1 हर्ट्ज वाली एनर्जी कितनी एनर्जी दे रही होगी यहां पर मेटेलिक सरफेस को? 1 जूल। तो अगर मैंने 10 हर्ट्ज की यहां पर इसको लाइट को इंसिडेंट कराया, तो ये जो पहली लाइट है, पहली इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, फर्स्ट रे जो है ये, या फोर्थ रे जो है, वो कितनी एनर्जी यहां वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी? टोटल 10 जूल। 10 हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में कितनी जूल? 10 जूल। 60 हर्ट्ज वाली पर सेकंड जब ए पॉइंट पे पहुंच रही होगी तो ये ए पॉइंट पर कितनी टोटल एनर्जी प्रोवाइड करा रही होगी? 60 जूल। 30 हर्ट्ज वाली सी पॉइंट पर जब पहुंच रही होगी तो पर सेकंड ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करा रही होगी? 30 जूल। ये सब फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकंड एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड 20 हर्ट्ज वाली जब पहुंच रही होगी सी पॉइंट पर, ए बी और सी पॉइंट पर, शायद मैंने इसको सी बोल दिया था, बी पॉइंट पर जब 30 हर्ट्ज वाली पहुंचेगी तो 30 जूल प्रोवाइड कराएगी। थर्ड वाली 20 हर्ट्ज ले ली, ये सी पॉइंट पर पहुंच रही है तो रेस्पेक्टिवली 20 जूल प्रोवाइड करवा रही है। ठीक, ये अभी तक हमने मान लिया 1 हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में। अब मैंने बोल दिया लेट सपोज समझने के लिए, इजी रखने के लिए, कि सभी के सभी ये ऑन द सरफेस हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन मैंने सेम बोल दिया। लेट सपोज 20 जूल इज द वर्क फंक्शन, W0 या phi नॉट इज 20 जूल। इसका मतलब ये हो गया कि ये सरफेस से बाहर तभी आ सकते हैं जब इनको 20 जूल, मिनिमम 20 जूल या उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाए। अगर इससे कम एनर्जी इनको मिलेगी तो ये अपनी सरफेस को छोड़ के नहीं आ सकते। तो अगर मैंने यहाँ पे 60 हर्ट्ज वाली लाइट इंसिडेंट कराई तो ये इस फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में जिसके थ्रू, जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज थी, उसने 60 जूल एनर्जी इसको दी। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन ने 60 जूल में से 20 जूल पहले कंज्यूम करी एज ए वर्क फंक्शन और ये बाहर आ गया और इस इलेक्ट्रॉन की के पास एनर्जी हो गई 40 जूल। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की, पॉइंट ए वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैं बोल सकता हूं 40 जूल हो चुकी है। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में अगर आप स्पीड मानना चाहो तो लेट्स सपोज समझने के लिए सिर्फ कि 1 जूल के रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ ए वाले एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ समझने के लिए, प्योरली केवल अंडरस्टैंडिंग, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे कुछ भी। 30 हर्ट्ज वाली जब लाइट इंसिडेंट हुई नेक्स्ट पॉइंट पर, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन ने 30 जूल एनर्जी में से 20 जूल तो वर्क फंक्शन जितनी कंज्यूम कर ली और उसके बाद ये बाहर आ गया
तो इसके बाद बाहर आ गया, तो इसके पास कितनी एनर्जी बची? 10 जूल। 10 जूल बची, तो ये 10 जूल इसकी क्या बन गई? बी वाले इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन गई 20 जूल, सॉरी 10 जूल। इसी तरह से जो सी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको 20 हर्ट्ज वाली लाइट सप्लाई हो रही है, तो ये 20 हर्ट्ज ने 20 जूल प्रोवाइड करवाई। 20 जूल में से पहले ये 20 जूल कंज्यूम ही कर लेगा। अब पूरा कंज्यूम कर चुका है तो ये बाहर आ तो चुका है, लेकिन उसी जगह पे आकर के, मतलब बस जस्ट बाहर आकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है? 0। तो इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो सी वाले पॉइंट पर कोई एनर्जी नहीं है। अगर मैं डी वाले पॉइंट की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी सप्लाई हुई 10 जूल, लेकिन वर्क फंक्शन तो 20 जूल का चाहिए, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो मेरे हिसाब से सिचुएशन क्लियर हुई होगी कि अगर मैं एक सफिशिएंट, यानी कि अगर 20 जूल अगर किसी का वर्क फंक्शन है, उस वर्क फंक्शन से ज्यादा वाली जितनी भी लाइट हिट करवाऊंगा, हर एक लाइट को एक इंटेंसिटी मान ले, एक इंटेंसिटी 1 रे मान ले। 1 रे का मतलब 1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब एक पॉइंट पर कितनी लाइट जा रही है, तो एक पॉइंट पर हमने मान ली एक लाइट, या बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी है तो वो एक ही पॉइंट पर जा रहे हैं, तो उस एक जगह से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। आप देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो कम हो कम हो, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क नहीं आ रहा। अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये ए पॉइंट लेता मैं केस 1 के अंदर, और यहां पर मान लीजिए मैं 60 हर्ट्ज देता, तो 60 हर्ट्ज से भी 1 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता। अगर इसको चेंज कर दूं और नेक्स्ट केस के अंदर सेम पॉइंट पर एक दूसरी लाइट 100 हर्ट्ज की इस पर इंसिडेंट कर रहा हूं, तो भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, यानी कि 1 रे के रेस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इसके। क्या होगा अब यहां पर 60 हर्ट्ज की करवाऊं तो भी 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 100 हर्ट्ज की करवाऊं तो भी 1 इलेक्ट्रॉन ही एमिट हुआ, क्योंकि वर्क फंक्शन तो 20 जूल चल रहा है। 60 हर्ट्ज का मतलब 60 जूल, 100 हर्ट्ज का मतलब 100 जूल। सो अगर आप एक पॉइंट पर एक लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, एक पॉइंट पे एक ही लाइट इंसिडेंट करवाई मानी जाएगी, है ना, समझने के लिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी, एक ही इंटेंसिटी वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन एक ही मिलना है। लेकिन आप सेम फ्रीक्वेंसी या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अलग अलग पॉइंट पर करवा रहे हो, इसका मतलब आप क्या चेंज कर रहे हो? उस एरिया पर ब्राइटनेस का लेवल चेंज कर रहे हो। अब आप दो जगह लाइट गिरवा रहे हो, दो जगह इल्यूमिनेशन करवा रहे हो, दो जगह ब्राइटनेस करवा रहे हो, इसका मतलब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है। इंटेंसिटी बढ़ा दी, हो सकता है आपने फ्रीक्वेंसी सेम रख रखी है, इसका मतलब हो सकता है ये भी 60 हर्ट्ज वाली हो, तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब अगर आपने सेम फ्रीक्वेंसी रखी तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आपने इसको 100 हर्ट्ज कर दिया तो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फर्क किस में आ जाएगा? सिर्फ इनकी एमिशन होने के बाद की एनर्जी में। अगर 60 हर्ट्ज होते तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चल रही थी 20 जूल वर्क फंक्शन के बाद 40 जूल 40 जूल, लेकिन अगर एक 60 और एक 100 हर्ट्ज वाली है तो इसकी 40 जूल होगी, 100 जूल में से 20 जूल चला गया तो इसकी एनर्जी होती है 80 जूल। केवल फ्रीक्वेंसी चेंज करते किस चीज में डिफरेंस आ जाता है? इसकी एनर्जी लेवल में, कि कितनी हाई स्पीड से ये निकलते ही मूव करेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया? ऑलराइट, सो आई गेस ये चीजें क्लियर हो गई। तो बस दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। खत्म मतलब देखिए, तो हमें करना क्या है बेसिकली इस सिचुएशन में? हमें एक ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? हमें एक 2 ग्राफ बनेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर, दोनों इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे इसको, इन ग्राफ्स को केवल रट करके जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ग्राफ बने कैसे। एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर कहानी बड़ी आसान हो जाती है। कि लेट्स सपोज एक तरफ हम बना रहे हैं एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल जिसको पॉजिटिव वी बोल रहे हैं, ठीक है, एनोड पोटेंशियल। तो एक तरफ हो गया एनोड पोटेंशियल, यहां पे लिख दिया मैंने 0 वोल्ट, है ना, इधर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा पॉजिटिव वाला बैटरी का, और यहां पर मैं लिख रहा हूं फोटो करंट, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं
इसके बाद ये कैथोड से एमिट होंगे, यहाँ पे एमिशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इधर है हमारा एनोड। इस एनोड का हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, मोर पॉजिटिव कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ज्यादा तेजी से मूव करना चालू करेंगे। अगर मैं इधर पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो 0 वोल्ट कर दूंगा, तो 0 वोल्ट का मतलब है कि ये एमिशन के बाद कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस एनर्जी से तो ये मूव करेंगे ही करेंगे। किधर की तरफ मूव करेंगे? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके बेस पर जो भी ये 0 वोल्ट यहाँ पे रहा, वो नेगेटिव से 0 है तो ज्यादा ही, तो इधर की तरफ नेगेटिव वाले चार्ज मूव करेंगे। ठीक है, किस एनर्जी के कारण? अपनी खुद की एनर्जी के कारण, जो एमिशन के दौरान इनको मिली है उस एनर्जी से। ठीक, और इधर क्या चल रहा है हमारा? नेगेटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे या कहीं पे भी जहां पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन कब किया गया है? कि जब आप पहले एक बार इन सबको मैक्सिमम एनर्जी दे चुके होंगे, और या फिर इन सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, जैसे इस सिचुएशन को काउंट करूं मैं, तो मुझे यहाँ पर 60 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज, ठीक है, अब इस 20 हर्ट्ज को एक काम करता हूँ 40 हर्ट्ज कर देता हूं, जिससे यहाँ पर 40 जूल है ना, ताकि वर्क फंक्शन इसका कितना हो चुका होगा? 40 माइनस 20 जूल की एनर्जी से मिल रहा होगा। तो फर्स्ट 60 हर्ट्ज वाले से मुझे मिल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी खुद की एनर्जी 40 जूल है। दूसरा मैंने 30 हर्ट्ज वाला ले लिया, 30 हर्ट्ज वाले से एक और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जिसकी एनर्जी 30 माइनस 20 10 जूल है। एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया 40 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी थी, उससे एक इलेक्ट्रॉन और एमिट हुआ होगा, जिसकी एनर्जी 40 माइनस 20 जूल रही होगी। 3 इलेक्ट्रॉन मुझे मिले, एक की 10 जूल है, एक की 20 जूल है और एक की 40 जूल है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं पहले क्या कर रहा हूं, लेट सपोज एनोड पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं 0 वोल्ट पर, खुद के पास इनके पास एनर्जी है, इसके पास है 40 जूल, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, इसके पास है 40 जूल, इस 40 जूल के कारण ये मूव कर रहा है 0 वोल्ट पे भी। फोटो करंट बोलो सर्किट में आई या नहीं आई? फोटो करंट आ गई या नहीं आ गई सर्किट के अंदर? आ गई। आ गई, ठीक है। इनिशियल लेवल पे ही कुछ ना कुछ क्या होगी? करंट जरूर रही होगी। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के मिले जुले इफेक्ट के कारण एक 40 जूल हो गया, ये 10 जूल हो गया और ये 20 जूल हो गया। इन सब के कारण इनिशियल लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी रहेगी। अब हमने क्या किया कि ये इनिशियल लेवल पे कुछ आई करंट रही 0 वोल्ट पर। अब मैंने एनोड पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया तो लेट्स सपोज सब सिमिलर तरीके से सब फास्ट हो रही है, सभी की रेट, पहुंचने की रेट कम टाइम में बढ़ रही है। तो 40 जूल वाला 100 जूल हो गया, 10 जूल वाला लेट्स सपोज 70 जूल हो गया और 20 जूल वाला 80 जूल हो गया। ठीक है, अब तो इसका मतलब करंट बढ़ रही है, ओवरऑल करंट तो बढ़ रही है क्योंकि इनकी एनर्जी एक साथ बढ़ी है। ये जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है मोशन में। अब हुआ क्या, मैंने इसको एक मैक्सिमम वैल्यू दी। लेट्स सपोज मैक्सिमम वैल्यू हम बोल देते हैं कि 200 जूल इज द मैक्सिमम एनर्जी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। तो मैंने इसको एनोड पोटेंशियल को बढ़ा दिया, ये वाला जल्दी से 200 पे आ गया। उस टाइम हो सकता है कि ये यहाँ पर ये वाला जो अभी 10 जूल वाला था वो हो सकता है कि यहाँ पर अभी 170 जूल ही पहुंचा हो, ये वाला हो सकता है अभी 180 जूल पहुंच गया हो। तो अब मैंने पोटेंशियल और बढ़ाया, एक वैल्यू ऐसी आएगी जब तीनों का 200 जूल हो चुका होगा, जिस टाइम ये सिचुएशन आई उसके बाद रेट ये कांस्टेंट हो गई, यही हमारी सैचुरेशन करंट मिल गई। सो इसका मतलब ये वो पोटेंशियल है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल है जिसके बाद हर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैक्सिमम और इक्वल हो चुकी है। इस वजह से अभी हर एक की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और बराबर चल रही है, Ke1, Ke2, Ke3। So therefore rate of reaching arrival has become same. That's why whatever current you will achieve now, it will be saturation current. यहां तक का आप ग्राफ बन गया। अब मैंने क्या किया, वापस से उल्टा काम करें, ये तो एक तरफ पॉजिटिव पोर्शन कर लिया, अब मैंने वापस नेगेटिव किया तो मैं यहां पर तक पहुंच गया। 0 वोल्ट जब कर दिया तो इनकी खुद की एनर्जी थी, इस वजह से फोटो करंट बनी रही। तो अब मैंने क्या किया, इसको रोकने के लिए मैंने इसको मिनिमम किया। तो सबसे पहले ये जो 10 जूल वाला था
उसके ऊपर रिपल्शन इतना बढ़ेगा कि इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, इसकी स्पीड जल्दी से 0 हो जाएगी और ये बीच में ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद 20 जूल वाला ड्रॉप हो गया, फिर उसके बाद 40 जूल वाले को रोकने के लिए यहां तक। ये ग्राफ आप बोलोगे कि ये सर ये तो आपने पहले भी बना दिया था, कि बिल्कुल बनाया था। ये ग्राफ, इससे अभी हम फोटो करंट और पोटेंशियल तो हम चेक कर ही रहे हैं, ठीक है। पहले हमने बनाया था कि इसके अंदर ये सेम ग्राफ बनाया था हमने फोटो करंट और पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। अब यहाँ पे मैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये अभी एक ग्राफ हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी सिचुएशन की। दूसरी सिचुएशन क्या, अगर मैं इस सिचुएशन के अंदर एक दूसरा, मतलब अब ये पूरा कॉन्सेप्ट वापस से मैं परफॉर्म कर रहा हूं, लेकिन अलग एनर्जी लेवल से। अलग एनर्जी लेवल का मतलब जो 60 हर्ट्ज थी, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। इसकी फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने मान लीजिए डबल कर दी। जो 60 हर्ट्ज था वो 120 हर्ट्ज हो गया, जो 30 था वो 60 हर्ट्ज हो गया, और जो 40 था वो 80 हर्ट्ज हो गया। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स सेम बने रहेंगे कि डिफरेंट बने रहेंगे? सेम। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम बने रहे। इसका मतलब क्या सैचुरेशन करंट अगर ऑब्टेन होगी तो इसी जगह ऑब्टेन होगी कि नहीं होगी? 3 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। लेकिन 0 वोल्ट पर क्या इनकी इस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले वाले से थोड़ी ज्यादा होगी? यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इसी जगह तक बढ़ सकता है ना, इसके बाद तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। और अब इसको मैं पीछे करूं, अब समझना, अब है कॉन्सेप्ट। अब फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, और ये वाला कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो गए कि हमने फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज करी, फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज करी तो इस तरीके से हमने सारा कुछ एडजस्टमेंट किया है कि सैचुरेशन करंट सेम बनी रही। 0 वोल्ट पर पहले के कंपैरिजन में करंट ज्यादा बनी रहेगी, क्योंकि शुरू से ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल थोड़ा चल रहा है। अब मैं इसको और नेगेटिव कर रहा हूं। अब सोचो कि ये 120 हर्ट्ज से जो मुझे मिल रही है एनर्जी, वो 120 जूल की मिल रही है। 120 में से -20 वर्क फंक्शन में चला गया तो पहला इलेक्ट्रॉन ही 100 जूल का मिल रहा है। इसके थ्रू जो मुझे फाइनल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है 60 - 20 40 जूल का मिल रहा है, और ये जो मैंने 80 हर्ट्ज कर दिए, इसे 80 - 20 60 जूल का मिल रहा है। जब मैं इसको कम करूंगा तो क्या बताओ, ये इसके यहां पे आएगा या इससे ऊपर ही बना रहेगा? ये ऊपर बना रहेगा। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम जगह आएगा कि शिफ्ट हो चुका होगा? पहले मुझे रोकने के लिए, जब पहली सिचुएशन थी तो वो मैक्सिमम 60 हर्ट्ज वाली थी, और वो 60 हर्ट्ज वाले की मैक्सिमम एनर्जी इनिशियली 40 जूल थी। तो जब मैं इसको 0 से कम कर रहा था तो मुझे इस लेवल तक जाना था, क्योंकि मैक्सिमम यही था, 40 जूल तक जाना था, और स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ आया। लेकिन अब मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसा कौन है इन सब में जो मैक्सिमम एनर्जी परचेज कर रहा है ड्यूरिंग द एमिशन? कितनी जूल वाला है? 100 जूल। इसको रोकने के लिए मुझे इतना नेगेटिव पोटेंशियल करना पड़ेगा जब ये 100 जूल वाला 0 हो जाए। तो 100 जूल वाला 0 तो तब होगा, आप सोचो कि इस लेवल पे तो 40 जूल वाला 0 हुआ होगा, 40 जूल वाला ड्रॉप होगा ना इस जगह, तो क्योंकि ये पहले 40 जूल पे 0 आ चुका था। लेकिन अभी भी तो हमारे पास पिक्चर में 100 जूल वाला बच रहा है। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां पे आएगा? यहीं पे कि और दूर? और दूर। अब इसी सिचुएशन को चेंज करके एक और डायग्राम इन सबको और डबल कर दूं तो क्या मेरा डायग्राम कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हाँ बोलना भाई, क्या ये वाला बन जाएगा क्या? यस सर। ग्राफ कितनों को अच्छे से समझ में आ गया? दिस इज द ग्राफ, दैट्स हाउ इट कम्स। सो एक ग्राफ ये बन चुका है। इसी सिचुएशन में हम एक ग्राफ और बनाएंगे, और वो ग्राफ रहेगा फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो ये सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए साहब, अब हम ग्राफ जल्दी से बना देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी पर। इधर ऊपर लिख रहा हूं, आप बोलेंगे तो अभी भी तो वही बनाया है। अभी फोटो करंट एनोड पोटेंशियल पे हमने बनाया है, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेकर के, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी समझा है अभी हमने। ये
न्यू 1 फ्रीक्वेंसी पर है, ये न्यू 2 फ्रीक्वेंसी पे है, ये न्यू 3 फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। समझिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब -V0, इसका मतलब मैं इधर ऊपर बढ़ूंगा तो मैं इधर बढ़ रहा हूं, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब ये देखना है, आपको ये बताना है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं, न्यू 3 की सबसे ज्यादा है, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, हाँ कि ना? जल्दी जल्दी यस समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी का लेवल बढ़ा रहा था हर सिचुएशन में, वैसे वैसे मेरे पास हमेशा जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो भी ज्यादा आ रहा था। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि लीनियर ग्राफ बनेगा, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। यस सर। लेकिन क्या ये यहीं से स्टार्ट होगा क्या, जीरो से स्टार्ट होगा क्या? अगर मैंने बोल दिया होता कि ये ऐसे बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि 0 वोल्ट पर फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाए। क्या ये सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है सही, आप खुद बताओ। क्या यहां पर अगर मैंने बोला है कि इसका वर्क फंक्शन, इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन 20 जूल है, तो क्या मुझे मिनिमम 20 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए? यस सर। 10 हर्ट्ज वाले से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑब्टेन कर सकता हूं क्या? एमिशन ले सकता हूं? नो सर। नहीं। इसका मतलब मुझे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तो पहले ही रखनी पड़ेगी। तो इस फ्रीक्वेंसी तक, ये यहां पर फ्रीक्वेंसी बोली तो कोई पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक कोई एमिशन ही नहीं हुआ। यहां रखा, कुछ नहीं पड़ रहा। लेट सपोज यहां पर वो मेरी 20 हर्ट्ज आनी है, जब जाकर के मुझे पहला इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहां तक मुझे तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि एमिशन ही नहीं हो रहा। जब मैं यहां करूंगा तब जाकर के अब मेरा पहला इलेक्ट्रॉन बाहर आने को तैयार हो चुका है, आ चुका है, लेकिन उसकी एनर्जी 0 जूल चल रही है। अगर वो 0 जूल चल रही है तो मुझे कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा? एनर्जी ऑलरेडी 0 जूल है, रुका हुआ है, तो 0 तो देख लीजिए, इस वजह से मैंने ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे यहां बनाया है। इस जगह पे क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, यहां पर 0 जूल थी। अब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है क्या? यस सर। ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया साहब, ये ग्राफ बन गया। तो ये हो गया किसी मेटल सरफेस ए का, मेटल ए का ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है। ये आपकी कौन सी वैल्यू है? W0 या φ0 वाली, कि आपको इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी मेटल ए का वर्क फंक्शन है, उस एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी लोगे तभी जाके ये ग्राफ बनेगा। अगर कोई मैं मेटल बी ले लूं जिसका वर्क फंक्शन अगर 40 जूल है, तो बताओ मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी कॉरेस्पॉन्डिंगली? 40 हर्ट्ज। यस सर। 40 हर्ट्ज तक से पहले तो सब कुछ 0 रहेगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 40 हर्ट्ज बोल दूं क्या? यस सर। उसके बाद अब बढ़ाऊंगा तो क्या ये ग्राफ ये भी ऐसा का ऐसा ही आएगा क्या अब कॉरेस्पॉन्डिंग? यस सर। यस सर। तो ये हमारे पास ग्राफ मिल गया। ये हो गया मेटल बी का। दोनों में क्या फर्क है मेटल ए और मेटल बी में? कि वर्क फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेस देन टू वर्क फंक्शन ऑफ बी, है ना? वर्क फंक्शन ऑफ ए, भाई ये 20 हर्ट्ज से चालू हुआ है, ये 40 हर्ट्ज से चालू हुआ है, उसके बाद तो ग्राफ बिल्कुल स्लोप बिल्कुल दोनों की सेम है। समझ में आ रही है बात? 60 हर्ट्ज करूंगा तो इसको 20 जूल मिलेगा, इसके अंदर 40 हर्ट्ज करता तो इसको 20 जूल मिलता। फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो दीज आर द टू ग्राफ्स। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली?